मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, और उसमें हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है एंड इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क क्या होता है। तो पहले तो इसमें सेक्शन 45Z से लेके 45ZJ तक है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल रीड इज ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, जो सेक्शन 45ZA में बता रखे हैं। तो दो ऑब्जेक्टिव है, ताकि पहला कि प्राइस स्टेबिलिटी विथ ग्रोथ मेंटेन कर सकें, सेकंड इन्फ्लेशन को टारगेट कर सके। तो वैसा एक फ्रेमवर्क बनाएगी इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। पहला प्राइस स्टेबिलिटी विथ ग्रोथ, जो कि ऑब्जेक्टिव ही है मेन, ठीक है। एंड दूसरा इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। नाउ इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, आईटी फ्रेमवर्क वो होता है जहाँ पे आरबीआई ना जॉइंटली विद गवर्नमेंट हर 5 साल में एक फ्रेमवर्क तैयार करती है, जिसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क होता है। तो अब एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे करंट टारगेट मतलब इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया जाता है रेट, ठीक है। तो करंट टारगेट क्या है, इस पर द नोटिफिकेशन जो अगस्त 2021 में आया था कि 4% CPI इन्फ्लेशन अलाउड है विद द टॉलरेंस बैंड ऑफ ±2%, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो सेक्शन 45ZB में बता रखी है। 6 मेंबर की कमेटी होती है, 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, पहला गवर्नर ऑफ आरबीआई, दूसरा डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड तीसरा एक ऑफिसर जो कि सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करेगा। गवर्नर, डिप्यूटी गवर्नर और सेंट्रल बोर्ड एक आदमी नॉमिनेट करेगा, ऑफिसर, ठीक है। एंड 3 और जो मेंबर होंगे वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट्स करेंगे, ठीक है। नाउ वो जो 3 होंगे वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होंगे। अब ईच मेंबर जो होगा उसके पास एक वोट होगा, और इन द केस अगर वहाँ पे टाई हो जाता है वोट्स में, तो कौन कास्टिंग वोट डालेगा, गवर्नर डालेगा। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ एमपीसी, सेक्शन 45ZC में बता रखे हैं क्या फंक्शंस है एमपीसी के। पहला फंक्शन है कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट निकालेगा हर 2 महीने में। एमपीसी का काम है कि वो फॉर्मुलेट करेगा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट इन एवरी 2 मंथ्स, फॉर्मुलेट करने का काम है ये, ठीक है। सेकेंड, ये डिसाइड करेगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक नोट, MSF, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सीक्स टू बैलेंस, इसके अलावा तीसरा क्या काम करेगा, बैलेंस करेगा इन्फ्लेशन को, लिक्विडिटी को एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को। आरबीआई अकाउंटेबिलिटी सेक्शन 45ZG से ZH में बता रखी है। अगर आरबीआई फेल कर जाता है टू मीट इन्फ्लेशन, तो वहाँ पे वो पहले तो रिपोर्ट सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और दूसरा स्टेट करेगा रीजंस, किन रीजन से बाहर आ गया, मतलब जो इन्फ्लेशन टारगेट था उसको मीट नहीं कर पाया। दूसरा रेमेडियल एक्शंस, क्या रेमेडी है, और फिर टाइम फ्रेम कि कितने टाइम में वो रिटर्न टू टारगेट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज 2023 एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स में क्या है कि देखो कोविड और यूक्रेन क्राइसिस के बाद, कोविड-19 एंड यूक्रेन क्राइसिस के बाद जो आरबीआई है उसने पॉज कर दिया रिवर्स रेपो रेट की हाइक्स, ठीक है, ताकि वो मॉनिटर कर सकती है इन्फ्लेशन ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट है कि एम्फेसिस करा गया है लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन पे पेंडेमिक के बाद। एंड थर्ड पॉइंट इज, और आरबीआई ने इशू किए हैं फ्रेमवर्क्स फॉर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, SDF एंड LAF पे फोकस किया गया है, आरबीआई ने इशू किए हैं ऐसे फ्रेमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है CBDC पायलट इंट्रोड्यूस्ड एज अ मेमोरी टूल फॉर कंट्रोल लिक्विडिटी इंजेक्शन। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स क्वांटिटेटिव, अब ये चीज़ें इनकी डेफिनेशन बताना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, OMO। देन क्वालिटेटिव में क्या बताओगे, मॉरल ससुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। ना जुडिशियल व्यू पॉइंट से बता देना कि ये दो कोर्ट्स होती हैं वो इंटरफेयर नहीं करती विद द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, पर फिर भी दे हैव, उनके पास एक अपहेल्ड होता है दैट दे इफ़ दे नीड ट्रांसपेरेंसी इन ड्यू प्रोसेस। तो ये कोर्ट इंटरफेयर तो करती नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस में, लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंसी एंड ड्यू प्रोसेस ढंग से चले, उसलिए उनका एक इंटरफेरेंस हो सकता है। ये किस केस में हेल्ड किया गया था, जयंती लाल एन मिनिस्ट्री वर्सेस आरबीआई 2021, ठीक है। अब हमने इसको जो पढ़ा है उसको इजी वे में याद करते हैं। इन्फ्लेशन टारगेट सेक्शन 45ZA में सेट करेगी, और अभी का क्या है 4% है, 2% +2 और -2 CPI, ठीक है। नेक्स्ट इज एमपीसी कॉन्स्टिट्यूशन, तो एमपीसी कॉन्स्टिट्यूशन बताया सेक्शन 45ZD में 6 मेंबर का होता है, 3 मेंबर आरबीआई के, 3 मेंबर गवर्नमेंट के। नेक्स्ट इज वोटिंग सिस्टम, तो हर एक पर्सन के पास एक वोट होता है, और गवर्नर टाई के केस में कास्टिंग वोट डालेगा, सेक्शन 45ZC में बता रखा है। नेक्स्ट इज एमपीएस पब्लिकेशन, तो हर 2 महीने में एमपीएस पब्लिश करेगी एमपीसी, ये 45ZD में बता रखा है। एंड लास्टली फेलियर कॉज, अगर फेलियर कॉज हो जाता है तो 45ZG में बता रखा है कि आरबीआई मस्ट एक्सप्लेन द डेविएशंस, और उसके साथ वो भी ये भी बताएगी क्या रीजंस थे कि आपका डेविएट हो गया, सेकंड रेमेडीज़ क्या है, और कितने टाइम में वो टारगेट पे वापस आ जाएगा, ठीक है। अब इसका निमोनिक याद रखना कि इन्फ्लेशन टारगेट I, MPC स्ट्रक्चर M, V वोटिंग एंड स्टेटमेंट, एंड P पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। क्या अगर आपका आंसर आता है तो IMVP, ठीक है। MPC का अगर आंसर आता है तो आप लिखोगे IMVP। I में तो आप बताओगे इन्फ्लेशन टारगेट, देन M में बताओगे MPC स्ट्रक्चर, देन V में बताओगे वोटिंग एंड स्टेटमेंट, एंड P में बताओगे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है।
पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स ये है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, OMO,